सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। और जो ये टॉपिक है ये 12th बायोलॉजी बीएससी एमएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम में भी फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बायोलॉजी को एंजॉय कीजिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं निषेचन के बारे में, जिसे इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो सुना ही होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बडिंग मेथड के द्वारा, ठीक है, रीजनरेशन के द्वारा, जेम्यूल के द्वारा और बहुत सी मेथड होती है जिसके द्वारा क्या कर देता है, जैसे एक बाइनरी फ्यूजन भी होता है। मतलब कि मैंने क्या क्या बोला है हिंदी में कि द्विविखंडन द्वारा भी जनन होता है, ठीक है, और साथ में मुकुलन विधि के द्वारा पुनर्जनन, पुनरुद्भवन, और कुछ में जेम्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है, कुछ में स्पोरुलेशन हो जाता है, बीजाणु जनन द्वारा भी जनन देखा गया। ये सारी की सारी जो मेथड है ये अलैंगिक जनन की विधियां हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन डायरेक्ट ही होता है। अलैंगिक जनन के अंदर जो लैंगिक जनन की जो आवश्यक घटनाएं हैं, जैसे अर्धसूत्री विभाजन का होना, ठीक है, मतलब मियोसिस का होना, और अर्धसूत्री विभाजन से युग्मकों का बनना, मतलब मियोसिस से गैमेट्स का फॉर्मेशन होना, ठीक है, वह गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होना, मतलब युग्मकों का संलयन होना, ये सभी घटनाएं नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भाग है एक फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देखिए जो मेल होता है, ठीक है, मेल होता है, मेल जो नर होता है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा मेल गैमेट्स स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और जो फीमेल होती है उसमें oogenesis द्वारा अर्थात अंड जनन द्वारा अंडे का, या ओवा कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर, उसका फॉर्मेशन होता है। आ रही है बात आपको समझ में? अब क्या होता है, कुछ समय पश्चात ये जो मेल गैमेट्स स्पर्म है और जो फीमेल गैमेट्स ओवम है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, और इनके मिलने को ही क्या बोलते हैं? निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। समझिए आप क्या हो रहा है, मेल के अंदर या किसी नर के अंदर क्या बन रहा है? मेल गैमेट शुक्राणु बन रहा है। ये शुक्राणु है जिसके पीछे आपको पूंछड़ी सी दिखाई दे रही है, टेल दिखाई दे रही है, स्पर्म है ये, ठीक है। ये ओवम है, थोड़ा बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है। जो ओवम होता है साइज में बड़ा होता है, और ये गमनशील नहीं होता है, ये गति नहीं कर सकता है, एक जगह पर स्थिर रहता है। जो स्पर्म होता है या जो शुक्राणु होता है साइज में स्मॉल होता है, मतलब छोटा होता है, और ये क्या होता है बच्चों? मोटाइल होता है। ये वहाँ क्या कर सकता है? चलन कर सकता है, चलनशील होता है, ये गति कर सकता है, ठीक है। तो अब आप देखते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक देखिए। मेल के अंदर बन रहा है मेल गैमेट्स, फीमेल में बन रहा है फीमेल गैमेट्स, मतलब नर में बन रहा है नर युग्मक और मादा में बन रहा है मादा युग्मक, ठीक है। तो युग्मक जनन द्वारा क्या बनते हैं? नर व मादा युग्मक बनते हैं। तो युग्मक जनन द्वारा बने नर व मादा युग्मकों के संयोजन व शुक्राणु तथा अंडे के पूर्व केंद्र को अर्थात प्री न्यूक्लियाई के समेकन से द्विगुणित युग्मनज, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? जाइगोट, बनने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। युग्मक जनन के द्वारा कौन कौन से युग्मक बन रहे हैं? नर युग्मक भी बन रहा है, मादा युग्मक भी बन रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होता है? ये नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जुड़ जाते हैं, दोनों के बीच में क्या हो जाता है? संयोजन हो जाता है, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि शुक्राणु जो नर युग्मक है और अंडाणु जो क्या है? मादा युग्मक है, इनके पूर्व केंद्रकों का समेकन हो गया। क्या हो गया? इनके पूर्व केंद्रकों का समेकन हो गया। प्री न्यूक्लियाई का क्या हो गया? समेकन हो गया। इसको प्री न्यूक्लियाई मतलब इसको प्रो न्यूक्लियाई या पूर्व केंद्रक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये केंद्रक क्या होते हैं? जो एक जर्नल सेल होती है, एक सामान्य सेल होती है या एक साधारण सेल होती है ना, उसकी तुलना में इसका जो केंद्रक होता है वो क्या होता है? पूर्व होता है, पूर्व केंद्रक होता है। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं?
प्रोन्यूक्लियाई कह रहे हैं। मतलब एक जो सिंपल सेल होती है उसमें पूरी तरह से जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप होता है, उसके अंदर आरएनए भी होता है, उसमें वाटर भी होता है, उसमें क्रोमेटिन भी होता है। लेकिन जो ये शुक्राणु और जो अंडाणु के केंद्रक होते हैं ना, ये पूरी तरह से वेल डेवलप नहीं होते हैं, बल्कि ये प्रोन्यूक्लियाई होते हैं। क्या होते हैं? प्रोन्यूक्लियाई होते हैं, क्योंकि शुक्राणु और अंडाणु अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण क्या होता है बच्चों? अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण क्या हो जाता है? मतलब अपन कह सकते हैं साइज छोटा हो जाता है गैमेट्स का। आ रही है बात आपको समझ में? तो समझिए, युग्मक जनन द्वारा बने नर व मादा युग्मकों के संयोजन एवं इनके या ऐसे भी लिख सकते हैं शुक्राणु तथा अंडाणु के पूर्व केंद्र को, जिसे क्या बोल रहे हैं? प्रीन्यूक्लियाई। और अगर आप प्रीन्यूक्लियाई अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, केंद्रक या न्यूक्लियस भी लिख सकते हैं, कि नर व मादा युग्मकों के केंद्रकों के संलयन को या समेकन से द्विगुणित युग्मनज बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। देखो मैं यहाँ पर इतना टाइम क्यों खराब कर रहा हूँ इस डेफिनेशन पे, क्योंकि यही आधार है पूरा का पूरा। इसको समझ लिया तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए, नर में बन रहे हैं नर युग्मक, मादा में बन रहे हैं मादा युग्मक, इनका संयोजन हो रहा है। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है? शुक्राणु और अंडाणु के जो केंद्रक है, ठीक है, अब यहां पर पूर्व केंद्रक भी लिख सकते हो, प्रोन्यूक्लियाई भी लिख सकते हो, न्यूक्लियस भी लिख सकते हो, या केंद्रक भी लिख सकते हो। ठीक है ना, आपकी इच्छा जो लिख देना। ठीक है, यहाँ पे पूर्व केंद्रकों के समेकन से बच्चों एक है ना द्विगुणित संरचना बनती है, एक द्विगुणित युग्मनज बनता है, जिसे ही क्या बोलते हैं? जिस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। युग्मक जनन द्वारा नर मादा युग्मकों के संयोजन शुक्राणु अंडाणु के पूर्व केंद्रकों के समेकन से द्विगुणित युग्मनज अर्थात जाइगोट बनने की जो क्रिया है उसे ही निषेचन कहते हैं। देखिए, ये स्पर्म है, ये ओवम है, दोनों देखो जुड़ गए, दोनों में संयोजन हो गया, दोनों में फ्यूजन हो गया, तो क्या बन गया? यहाँ पर एक जाइगोट बन गया। अब बच्चों ये एन होता है, हैप्लॉइड होता है, और ये ओवम भी क्या होता है? एन होता है। ठीक है, मतलब ये अगुणित है और ये भी अगुणित है, मतलब इसके अंदर भी हाफ क्रोमोसोम है, इसमें भी हाफ क्रोमोसोम है, लेकिन जो जाइगोट बना है इसमें 2n क्रोमोसोम है, मतलब फुल क्रोमोसोम है, मतलब कि द्विगुणित क्रोमोसोम है, क्योंकि n और n क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2n हो जाएगा। निषेचन में निम्नलिखित क्रियाएं होती है, और निषेचन को समझने से पहले आपको मैं एक डायग्राम बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं एक ओवम का डायग्राम। ओवम ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? ओवम स्थित होते हैं, जो फीमेल होती है उसकी जो ओवरी होती है, उस ओवरी के अंदर होता है ओवम का फॉर्मेशन, और ओवरी में से ओवम निकल कर आ जाते हैं उसकी ओविडक्ट के अंदर, मतलब उसकी अंडाशय से जुड़ी हुई अंडवाहिनी के अंदर। देखिए आप ध्यानपूर्वक, जो ये ओवम है ना, ओवम, अब देखिए इस ओवम के ऊपर भी बहुत सी मेम्ब्रेन पाई जा रही है या लेयर पाई जा रही है। इस ओवम के सबसे ऊपर आप देखिए ऐसी कोशिकाओं से बनी हुई, ऐसे सेल्स के ग्रुप से बनी हुई क्या पाई जाती है? कोरोना रेडिएटा पाई जाती है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सेल ऑफ द कोरोना रेडिएटा। ये जो बड़ी बड़ी आपको सेल दिखाई दे रही है, ये कोरोना रेडिएटा बना रही है। ये जो सेल की जो ये परत है, ये रेड रेड सी, ये कौन सी लेयर बना रही है, कौन सी मेम्ब्रेन बना रही है? कोरोना रेडिएटा बना रही है। ठीक है, कोरोना रेडिएटा के नीचे होती है बच्चों लेयर जोना पेल्यूसिडा, या जोना पेल्यूसिडा नाम की एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। हिंदी में झिल्ली भी कह सकते हैं कि जोना पेल्यूसिडा झिल्ली पाई जा रही है। ठीक है, फिर क्या होता है बच्चों? इसके नीचे होता है थोड़ा सा प्रीविटेलाइन स्पेस होता है। ठीक है, परिपीतक अवकाश होता है, यहाँ पर ये रेड रेड सा, और बीच में क्या होता है? ओवम का पूरा माल मसाला होता है। ठीक है, अब आप देखिए ध्यानपूर्वक, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, 2 टाइप का होता है फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब बाह्य निषेचन, और दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसका मतलब होता है अंतः निषेचन या आंतरिक निषेचन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर वाटर में होता है बच्चों। ये इसमें क्या होता है? मेल अपने मेल गैमेट्स बाहर छोड़ देता है वाटर में, फीमेल भी अपने फीमेल गैमेट्स जो ओवम होती है उसको भी बाहर पानी में छोड़ देती है, और बाहर पानी के अंदर ही क्या हो जाता है? स्पर्म और ओवम जुड़ जाते हैं, दोनों का फ्यूजन हो जाता है, और वाटर के अंदर ही क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है? जो ओवम होते हैं वो फीमेल की बॉडी में ही रहते हैं, मेल के जो स्पर्म है,
ठीक है, वो फीमेल की बॉडी के अंदर चले जाते हैं और बॉडी के अंदर जाकर ओवम से जुड़ जाते हैं और ओवम को फर्टिलाइज कर देते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर पानी में होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पाया जाता है? मनुष्यों के अंदर मिल जाएगा आपको, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली इन सभी के अंदर आपको मिल जाएगा। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ मिलेगा आपको देखने को? जलीय जीवों में, जो जीव जल में रहते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। चलो बताओ मुझे, तो आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ये क्या है? क्या है ये? ये है नर युग्मक अर्थात मेल गेमेट। क्या बोलेंगे इसे? स्पर्म बोलेंगे, ठीक है। ये इसमें न्यूक्लियस होता है। चलो बताओ ये क्या है? ये ओवम है। क्या है ये? ओवम है। ये स्पर्म है। ये क्या है? ओवम है। ओवम मतलब क्या होता है? ओवम मतलब होता है अंडाणु, मतलब मादा युग्मक, मतलब कि फीमेल गैमेट, फीमेल की ओवरी में बनता है ये। और स्पर्म कहाँ बनता है? मेल की टेस्टीज में बनता है। अब मेरा एक सवाल आपसे और है, चलो माना कि ये स्पर्म है और ये ओवम है, ठीक है, ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, ये है क्या? लेकिन रियलिटी में क्या है ये? अरे रियलिटी में सेल है। क्या है ये? कोशिकाई तो है, और ये भी क्या है? कोशिकाई है। अब देखो यहां पर अपन क्या कह सकते हैं कि निषेचन के दौरान दो हैप्लॉइड सेल, दो अगुणित कोशिकाएं जुड़ रही है और एक नई कोशिका बना रही है, एक द्विगुणित या डिप्लॉइड सेल बना रही है, मतलब 2n सेल बना रही है, जिसे ही तो जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। तो इधर आप देखिए, अब सुनना ध्यानपूर्वक, देखो नर व मादा युग्मकों का संयोजन, ठीक है, स्पर्म प्लस ओवा लिखा हुआ है यहां पर, मतलब संयोजन हो गया, सिनगेमी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिनगेमी कहलाता है। अब आपसे चलो मालूम है, यहां पर बताए एक कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन बन गया ये, तो क्या बन गया? निम्नलिखित में से सिनगेमी है नर व मादा युग्मकों का संयोजन, दो सर्टोली सेल का संयोजन, दो जर्म सेल का संयोजन, दो ओवम सेल का संयोजन। तो आप क्या लिख दोगे वहां पर? नर व मादा युग्मकों का संयोजन सिनगेमी है। या फिर ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, कि सिनगेमी है, क्या लिखोगे? स्पर्म और ओवा के जो अपन बोल सकते हैं जो फ्यूजन है उसे क्या बोलेंगे? सिनगेमी कहेंगे, ठीक है। तथा इनके कोशिका द्रव का संयोजन प्लाज्मोगेमी कहलाता है। अरे बच्चों जब देखो, अब आप समझिए, देखिए ये ओवम है, ये स्पर्म है, देखिए दोनों आपस में जुड़ गए, ठीक है। तो कुछ समय पश्चात क्या होगा? दोनों का जो ये क्या है, कोशिका द्रव है या साइटोप्लाज्म है, ये एक दूसरे के संपर्क में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। इसका साइटोप्लाज्म इसमें आ जाएगा, इसका इसमें आ जाएगा, एक दूसरे के संपर्क में आएगा या नहीं आएगा? साइटोप्लाज्म आएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है? इनके कोशिका द्रव का संयोजन प्लाज्मोगेमी कहलाता है तथा इनके पूर्व केंद्रकों का समेकन, मतलब इनके दोनों के दोनों केंद्रकों का जुड़ जाना। फिर ये केंद्रक क्या होते हैं बच्चों? ऐसे हो जाता है, देखो इधर आप देखो, ये केंद्रक ऐसे जुड़ जाते हैं और फिर एक ही हो जाता है, ठीक है। तो ये n, ये 2n केंद्रक है, जुड़कर 2n हो गया ये, ठीक है। तो नर व मादा युग्मकों का संयोजन सिनगेमी कहलाता है तथा इनके साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, मतलब कोशिका द्रव का संयोजन प्लाज्मोगेमी कहलाता है तथा इनके प्रोन्यूक्लियाई का समेकन कैरियोगेमी कहलाता है। मतलब इनके पूर्व केंद्रकों का जो समेकन है क्या कहलाएगा? कैरियोगेमी कहलाएगा। याद कर लेना, सिनगेमी क्या है? शुक्राणु अंडाणु का मिलना या संयोजन हो जाना, ठीक है, या नर व मादा युग्मकों का संयोजन हो जाना। प्लाज्मोगेमी क्या है? दोनों युग्मकों के कोशिका द्रव का आपस में मिल जाना या संलयन हो जाना, मतलब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाना, ठीक है। फिर आपसे कोई पूछे कैरियोगेमी क्या है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं आप कि दोनों के दोनों जो युग्मक है या जो दोनों के दोनों जो गैमेट्स हैं उनके केंद्रकों का समेकन हो जाना क्या है? कैरियोगेमी है, ठीक है। और इधर सुनिए, इनके गुणसूत्रों का मिलान एम्फीमिक्सिन कहलाता है। देखो कितनी अच्छी बात है। अब ये एम्फीमिक्सिन क्या हो गया? जब बच्चों न्यूक्लियस में होता ही क्या है? न्यूक्लियस में क्रोमोसोम ही तो होते हैं, गुणसूत्र ही तो पाए जाते हैं, ठीक है। जब दोनों के न्यूक्लियस मिल गए तो मतलब दोनों के दोनों न्यूक्लियस के, मतलब दोनों के दोनों केंद्रक के क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र भी आपस में मिल चुके हैं और इसे क्या बोलते हैं? एम्फीमिक्सिन बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं कि दोनों युग्मकों के गुणसूत्रों का आपस में मिल जाना ही क्या कहलाता है? एम्फीमिक्सिन
कहलाता है, एम्फीमिक्सिन कहलाता है। ठीक है, निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप दो भिन्न प्रकार के क्या बनते हैं, अगुणित युग्मकों से एक द्विगुणित युग्मनज बन जाता है। फर्टिलाइजेशन की जो मेथड है उसके फलस्वरूप क्या बनता है, दो डिफरेंट टाइप के जो हैप्लॉइड जो गैमेट्स हैं उससे क्या बन जाता है, एक डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण हो जाता है। हमेशा गैमेट्स क्या होते हैं बच्चों, हैप्लॉइड ही होते हैं, हमेशा अगुणित ही होते हैं, उसमें क्रोमोसोम हाफ ही होते हैं, मतलब गुणसूत्र आधे ही पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य में अगर 46 क्रोमोसोम है तो उसके जो गैमेट्स होंगे उसमें हमेशा क्या होंगे, हाफ ही क्रोमोसोम पाए जाएंगे, मतलब 23 क्रोमोसोम ही पाए जाएंगे। लेकिन जब वो गैमेट्स आपस में फ्यूजन हो जाएंगे और डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे, मतलब द्विगुणित युग्मनज बनाएंगे, तो उसमें वापस क्रोमोसोम नंबर 46 हो जाएगा। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या वापस 46 हो जाएगी। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म, क्रियाविधि, फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रियाविधि क्या है, इसकी मैकेनिज्म कैसे काम करती है, तो समझिए जल्दी जल्दी। देखिए, शुक्राणु द्वितीयक अंडाणु की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीयक अंडाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte की तरफ बढ़ते हैं। अब आप बोलेंगे सर अभी तो आप बोल रहे थे कि जो स्पर्म होता है वो ओवा की तरफ बढ़ता है, मतलब शुक्राणु अंडाणु से जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये अंडाणु ओवा ना लिख के कुछ और ही कुछ लिखा हुआ है, सेकेंडरी oocyte लिखा हुआ है। दरअसल क्या होता है बच्चों, आप समझिए, जो ह्यूमन के अंदर या जो मेमेलियंस के अंदर जो फीमेल होती है उसमें होता है oogenesis, और उसके द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, उसके द्वारा ओवा का फॉर्मेशन होता है, अंडाणु बनते हैं। क्या होता है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, फीमेल की जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उसके अंदर क्या बन चुके होते हैं, प्राइमरी oocyte बन चुके होते हैं। क्या बन चुके होते हैं उनमें, प्राइमरी oocyte बन चुके होते हैं। प्रीमोडियल जर्म सेल से प्राइमरी oocyte बन चुके होते हैं। और जो ये प्राइमरी oocyte होते हैं फिर क्या होते हैं बच्चों, ये देखो समझो आप, सबसे पहले क्या होता है, जो फीमेल होती है उसके अंदर होती है ओवरी के अंदर प्रीमोडियल जर्म सेल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन प्रावस्था में प्रीमोडियल सेल लगातार समसूत्री विभाजन करके बहुत सारे उगोनिया बना देती है। फिर उगोनिया एंटर करते हैं ग्रोथ फेज में, अर्थात वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करते हैं, और वृद्धि प्रावस्था के अंदर उगोनिया न्यूट्रिशन ग्रहण करके, पोषण प्राप्त करके प्राइमरी oocyte बना देते हैं। आ रही है बात आपको समझ में। फिर जो ये प्राइमरी oocyte होते हैं ना, ये तीसरी फेज में एंटर करते हैं, मतलब मैच्योरेशन फेज में एंटर करते हैं, मतलब परिपक्वन प्रावस्था में प्रवेश करते हैं। फिर यहां पर इनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्थात मैच्योरेशन डिवीजन फर्स्ट, मतलब मियोसिस डिवीजन फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप समझिए ध्यानपूर्वक। फिर क्या होता है बच्चों, फिर इसके अंदर क्या होता है, देखो जो बेबी है, जो गर्ल बेबी है, ठीक है, जो छोटी सी बच्ची है वो जन्म ले लेती है, और उसकी ओवरी के अंदर पहले से ही क्या पाए जाते हैं, oocyte पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, oocyte पाए जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है बच्चों, फिर यहां पर अपन कह सकते हैं, फिर बच्ची जन्म ले लेती है, फिर उसकी उम्र बढ़ती है, फिर वो 13-14 साल की हो जाती है, मतलब कि किसमें, यंग स्टेज में वो एंटर करती है, उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ ही होती है एक प्रकार से। वहाँ पर क्या होता है, जो ये प्राइमरी जो oocyte है, इसमें जो फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन है या मियोसिस फर्स्ट है, मतलब जो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम है ना, वो पूरा हो जाता है, जिससे क्या बनता है, एक बनता है सेकेंडरी oocyte और एक बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी। अगर सेकेंडरी oocyte का अब फीमेल के अंदर क्या होता है, जो ओवम है ना, वो सेकेंडरी oocyte के रूप में रहता है, मतलब कि क्या रहता है, वो अनमैच्योर एग के रूप में रहता है। अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर उसके अंदर मियोसिस सेकेंड होता है, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन वहां पर द्वितीय होता है, और जिससे जो सेकेंडरी जो oocyte है वो डेवलप हो जाता है किसके अंदर, ओवा के अंदर या ओवम के अंदर। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ना सेकेंडरी oocyte में, तो क्या होगा, तो सेकेंडरी oocyte में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आफ्टर 2 डेज सेकेंडरी oocyte डिजनरेटेड हो जाता है, तथा पीरियड के साथ में जो ब्लड का जो सीक्रेशन होता है ना, जो ब्लड निकलता है टाइम आने के दौरान, उसके साथ में ये जो सेकेंडरी oocyte के जो अवशेष हैं टूटे फूटे वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो अब अपन क्या देखते हैं, अब आप देखिए
यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैकेनिज्म, क्रियाविधि, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। अपन पढ़ रहे हैं निषेचन की क्रियाविधि के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले शुक्राणु द्वितीयक अंडाणु अर्थात सेकेंडरी oocyte की तरफ बढ़ते हैं, ओवम की तरफ नहीं बढ़ते हैं। मतलब किसकी तरफ बढ़ते हैं, सेकेंडरी oocyte की तरफ बढ़ते हैं। ये अपरिपक्व ओवम है, कैसा, ये अनमैच्योर ओवम है, ठीक है। ये सेकेंडरी oocyte किस पर अटका हुआ है, सेकेंडरी oocyte रुका हुआ है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पर। अभी तक इसमें क्या नहीं हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड अर्थात मियोसिस सेकंड नहीं हुआ है, वो होगा सिर्फ फर्टिलाइजेशन के बाद। इधर आप देखिए शुक्राणु द्वितीयक, जो इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, जो ये शुक्राणु है ये द्वितीयक अंडाणु की तरफ बढ़ते हैं, स्पर्म सेकेंडरी oocyte की तरफ बढ़ते हैं। हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम कोरोना रेडिएटा को भेद देता है या उसमें छेद कर देता है। दरअसल क्या होता है, जो स्पर्म होता है, स्पर्म, ये देखिए ये स्पर्म आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्पर्म का जो आगे एक पाई जाती है स्पर्म टोपी, जो मैंने बना दी ना आगे, ये स्पर्म की टोपी होती है, स्पर्म की कैप होती है, इसे एक्रोसोम बोलते हैं। और इस एक्रोसोम के अंदर है ना तरह तरह के एंजाइम होते हैं, जैसे एक होता है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, एक पाया जाता है इसमें लाइसिन एंजाइम, और एक होता है एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम। ये सभी के सभी अंडाणु की जो मेम्ब्रेन होती है, मतलब जो ओवम की जो मेम्ब्रेन है, मतलब अंडाणु की जो झिल्ली है, उसको गलाकर उसमें छेद करने का कार्य करते हैं, ताकि स्पर्म का न्यूक्लियस या पूरा का पूरा स्पर्म ही ओवम के अंदर चला जाए। तो शुक्राणु द्वितीयक अंडाणु मतलब सेकेंडरी oocyte की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्या निकलता है, जो शुक्राणु का जो एक्रोसोम है वहां से निकलता है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, जो कि कोरोना रेडिएटा को भेद देता है, उसमें छेद कर देता है। ये रही कोरोना रेडिएटा, देखिए सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, ये बहुत सारी आपको सेल दिखाई दे रही है, और ये सेल है ना, ये कुछ चिपचिपा सा पदार्थ होता है विशेष प्रकार का, उससे चिपकी रहती है। तो इन सेल को घोलकर दूर दूर कौन कर रहा है, कौन भेद रहा है इसे, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। फिर क्या होता है, शुक्राणु जोना पेलासिडा के, शुक्राणु जो होते हैं ना वो जोना पेल्यूसिडा के JP3 ग्राही पर जुड़ जाते हैं। जोना पेल्यूसिडा ग्लाइकोप्रोटीन का एक स्तर है जो oocyte को घेरे रहता है, जो सेकेंडरी oocyte को घेरे रहता है। समझिए आप ध्यान पूर्वक, यहां पर जो कोरोना रेडिएटा है, इस कोरोना रेडिएटा के जस्ट नीचे देखिए एक और मेम्ब्रेन पाई जा रही है, या एक और लेयर पाई जा रही है। क्या नाम है इसका, जोना पेल्यूसिडा। क्या नाम है इसका, जोना पेल्यूसिडा। ब्राउन ब्राउन सी कलर की नहीं दिख रही, ब्राउन सी, तो सबसे ऊपर होती है कोरोना रेडिएटा, और उसे कौन भेदता है, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। इस कोरोना रेडिएटा के नीचे एक लेयर और है, एक के ऊपर, उसे क्या बोल रहे हैं, जोना पेल्यूसिडा बोल रहे हैं। और जोना पेल्यूसिडा के अंदर है ना विशेष प्रकार के कुछ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के अणु पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, JP3 ग्राही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिन्हें JP3 ग्राही बोलते हैं, JP3 ग्राही बोलते हैं। ये जो शुक्राणु होते हैं, देखो अब जो ये शुक्राणु है ये कोरोना रेडिएटा में छेद करके अंदर आ गया, ठीक है, भेद कर अंदर आ गया, तो अब ये किसके संपर्क में आएगा, इस वाली लेयर के संपर्क में आएगा ना, जोना पेल्यूसिडा के संपर्क में आएगा, जोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में आएगा ये, ठीक है। जोना पेल्यूसिडा के ऊपर कौन से ग्राही हैं, JP3 ग्राही हैं। कौन से, यहां लिख देता हूं मैं, लो JP3 ग्राही है, देखो यहां पर ये दिख रहा है आपको, JP3 ग्राही है। शुक्राणु जोना पेल्यूसिडा के JP3 ग्राही पर जुड़ जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जोना पेल्यूसिडा ग्लाइकोप्रोटीन का एक स्तर है, ग्लाइकोजन मतलब लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। ये जोना पेल्यूसिडा जो आपको यहाँ पर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है ना, ये ब्राउन ब्राउन सी कलर की, ये वाली ये किससे मिलकर बनी है, ये ग्लाइकोजन और प्रोटीन से मिलकर बनी है, ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। ये oocyte को घेरे रहती है, ठीक है। और देखिए शुक्राणु के जोना पेल्यूसिडा पर जुड़ने के बाद में, शुक्राणु के जोना पेल्यूसिडा पर जुड़ने के उपरांत आगे और एक्रोसोम रिएक्शन होती है, रिएक्शन के समय एक्रोसिन एंजाइम जोना लाइसिन मोचित होता है, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है, देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जब शुक्राणु जोना पेल्यूसिडा के JP3 ग्राहियों से जुड़ता है, मतलब शुक्राणु जोना पेल्यूसिडा से जुड़ गया, ठीक है, और जुड़ने के उपरांत या जुड़ने के बाद में क्या होता है, आगे की तरफ क्या होती है,
एक्रोसोम रिएक्शन होती है। क्या होती है? एक्रोसोमल क्रिया होती है। और एक्रोसोम क्रिया के अंदर क्या होता है? एक्रोसोम से एक एंजाइम निकलता है, जोनालाइसिन एंजाइम निकलता है। जोनालाइसिन एंजाइम मोचित होने का मतलब क्या है? जोनालाइसिन एंजाइम निकलता है। और ये जोनालाइसिन एंजाइम क्या कर देता है? ये जो जोनालाइसिन एंजाइम है या जो ये एक्रोसिन एंजाइम है, ये जोना पेलोसिडा को भेदने में सहायता करता है और उसे भेद देता है। अब शुक्राणु क्या होता है? शुक्राणु द्वितीयक oocyte की या सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन से जुड़ जाता है, मतलब उसकी झिल्ली से जुड़ जाता है। बिल्कुल सरल है। अरे यार देखो ना, आप देखो स्पर्म आया, सबसे पहले कोरोना रेडिएटा के कांटेक्ट में आया, ठीक है, फिर हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम निकला एक्रोसोम में से, इसने कोरोना रेडिएटा को भेज दिया, ठीक है। फिर स्पर्म थोड़ा और नीचे आ गया, फिर ये कौन सी लेयर है? जोना पेलोसिडा, इसमें JP3 ग्राहियों से ये जुड़ गया, ठीक है। फिर इससे कौन सा एंजाइम निकला? इससे कौन सा एंजाइम निकला? एक्रोसिन नाम का एंजाइम निकला, एक्रोसिन, ठीक है। इससे एक्रोसोम से, जिसे क्या बोलते हैं? जोनालाइसिन एंजाइम भी कहते हैं। ये जोना पेलोसिडा के अंदर क्या कर देगा? भेदन कर देगा, उसमें छेद कर देगा, ठीक है। फिर यहां पर आप ध्यानपूर्वक देखना, ध्यानपूर्वक, यहां पर आपको ये एक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही होगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये क्या है? किसकी मेम्ब्रेन है? ये किसकी झिल्ली है? ये झिल्ली है सेकेंडरी oocyte की झिल्ली है। अब शुक्राणु अंदर आके क्या हो जाएगा? इस सेकेंडरी oocyte की झिल्ली से जुड़ जाता है। जो सेकेंडरी oocyte होता है फिर शुक्राणु का भक्षण कर लेता है, मतलब फेगोसाइटोसिस कर लेता है। मतलब कि जब शुक्राणु आई गया, कोरोना रेडिएटा को भेजता हुआ, जोना पेलोसिडा को भेजता हुआ, और वो जो सेकेंडरी जो oocyte है उसकी जब मेम्ब्रेन से चिपक गया, तो फिर क्या होगा? द्वितीयक oocyte शुक्राणु को अपने अंदर खींच लेगा बीच में, ठीक है, मतलब उसका भक्षण कर लेगा, मतलब उसका फेगोसाइटोसिस कर लेगा। फिर क्या होगा? द्वितीयक oocyte में अब होगा बच्चों सेकेंडरी मियोसिस होगा। द्वितीयक oocyte में या सेकेंडरी oocyte के अंदर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हो जाता है, मतलब मियोसिस सेकंड हो जाता है, जिससे ओवम बन जाता है और एक सेकंड पोलर बॉडी बन जाती है, ठीक है। जोना पेलोसिडा में कॉर्टिकल रिएक्शन होती है, कॉर्टिकल क्रिया होती है। क्या होती है? जोना पेलोसिडा के अंदर मैंने आपको दिखाया था, कुछ दानेदार दानेदार आपको संरचना दिखाई दे रही थी। इधर आप देखिए, जो ये जोना पेलोसिडा है, इसमें आपको देखो कुछ दाने नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, विशेष प्रकार की कणिकाएं हैं। तो जोना पेलोसिडा के अंदर क्या होता है? कॉर्टिकल रिएक्शन के द्वारा संरचनात्मक बदलाव होने लग जाता है, एवं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, मतलब जो कॉर्टिकल कणिकाएं होती है, वो पेरीविटेलाइन अवकाश में एक निषेचन झिल्ली का निर्माण कर देती है। यहां पर क्या बन जाती है बच्चों? देखो मैं यहां बता देता हूं। यहां पर जो ये आपको ये स्पेस दिख रहा है, प्रीविटेलाइन स्पेस या परिपीतकीय अवकाश, ठीक है, इसके अंदर क्या बन जाएगी? एक क्या बन जाएगी? यहाँ पर एक निषेचन फर्टिलाइज मेम्ब्रेन बन जाएगी, निषेचन कला बन जाएगी, ठीक है, जिसे निषेचन झिल्ली भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में प्लाज्मोगेमी होगी, मतलब कि दोनों के दोनों जो गैमेट्स है, मतलब जो ओवम है और जो स्पर्म है, उसका साइटोप्लाज्म आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर दोनों के न्यूक्लियस जुड़ जाएंगे, ठीक है, मतलब कैरियोगेमी हो जाएगी। फिर उसके बाद में दोनों के क्रोमोसोम भी जुड़ जाएंगे, मतलब एम्फी मिक्सिंग हो जाएगी। आ रही है बात आपको समझ में? ठीक है, और निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि स्पर्म आ रहा है ओवम के अंदर, ठीक है, और ओवम के अंदर कैसे आ रहा है? कोरोना रेडिएटा को भेजता हुआ, फिर जोना पेलोसिडा को भेजता हुआ, और जैसे ही जोना पेलोसिडा को भेजकर स्पर्म ओवम की जो सेकेंडरी मतलब जो oocyte है उसकी जब जैसे ही मेम्ब्रेन से चिपकेगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा? फेगोसाइटोसिस मेथड के द्वारा उसका भक्षण कर लिया जाएगा, शुक्राणु को अंडाणु के अंदर खींच लिया जाएगा, और प्रीविटेलाइन स्पेस के अंदर कॉर्टिकल रिएक्शन द्वारा एक निषेचन झिल्ली अर्थात फर्टिलाइज मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाएगा। और इसका काम क्या है? एक से अधिक स्पर्म को शुक्राणु में जाने से रोकना, एक से अधिक स्पर्म को ओवा में जाने से रोकना इसका कार्य है, ठीक है। कोई आपसे पूछ ले कि निषेचन झिल्ली का काम क्या है? एक से अधिक स्पर्म को ओवा में जाने से रोकना, ठीक है। अब हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? अब हमारा टॉपिक है
फेट ऑफ स्पर्म इन एग, अंडे में शुक्राणु का भविष्य क्या होगा। अरे भैया शुक्राणु अंडाणु में घुस तो गया, लेकिन अब होगा क्या उसका। देखो अधिकांश जंतुओं में क्या होता है, अधिकांश जंतुओं में शुक्राणु का केवल जो हेड वाला भाग है, जो सिर वाला भाग है और जो मध्य भाग है वो ही अंडे में प्रवेश करता है तथा पूंछ बाहर ही रह जाती है, ठीक है। परंतु मैमल्स जो होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, उनमें पूरा का पूरा शुक्राणु ही अंडे में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। अंडे के कोशिका द्रव्य में, मतलब जो एग का जो साइटोप्लाज्म है, मतलब अंडे के कोशिका द्रव्य में शुक्राणु की अधिकांश संरचनाएं नष्ट हो जाती है, घुल जाती है। मतलब उसकी टेल भी घुल जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया भी घुल जाएंगे, एक्सिस है वो भी घुल जाएगी, सेंट्रियोल भी घुल जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाता है। केवल क्या रह जाता है, केवल स्पर्म न्यूक्लियस और समीपस्थ सेंट्रियोल, मतलब प्रोक्सिमल सेंट्रियोल ही शेष रहता है। ये सेंट्रियोल क्या है, अरे बच्चों एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल मतलब तारक केंद्र पाया जाता है, ठीक है ना। अंडे में द्वितीयक परिपक्वन विभाजन के समय अंडे में सेंट्रियोल नष्ट हो जाते हैं। अंडे के तो क्या हो जाते हैं भैया, नष्ट हो जाते हैं। अब ये बार बार सेंट्रियोल सेंट्रियोल आ रहा है, अरे बच्चों मेरी बात सुनो आप ध्यान पूर्वक। अंडा स्पर्म क्या है, तो कोशिकाई, एनिमल सेल ही तो है, जंतु कोशिकाई। तो जंतु कोशिका के अंदर बहुत से कोशिकाएं पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, उसी प्रकार से सेंट्रियोल भी होता है। तो एग का सेंट्रियोल तो नष्ट हो जाता है, लेकिन स्पर्म का नहीं होता है, ठीक है। अतः शुक्राणु के समीपस्थ सेंट्रियोल में डिवाइडेशन होता है, विभाजन होता है, तथा ये दो पुत्री सेंट्रियोल में या दो डॉटर सेंट्रियोल में डिवाइड हो जाता है। ये दो पुत्री सेंट्रियोल या डॉटर सेंट्रियोल अंडे के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं और तंतुओं के निर्माण को प्रेरित करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या हो रहा है, फेट ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस, शुक्राणु केंद्रक की नियति क्या होगी शुक्राणु के अंदर, मतलब इसका भविष्य क्या है, इसे हम देखते हैं। शुक्राणु का केंद्रक अंडे के कोशिका द्रव से जल अवशोषित कर कर फूल कर बड़ा हो जाता है। शुक्राणु अंदर आ गया, उसका केंद्रक भी अंदर आ गया, फिर वो अंडे का जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, वो क्या करेगा, अंडे के साइटोप्लाज्म से वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा, फूल कर आकार में बड़ा हो जाएगा। इसे नर पूर्व केंद्रक या मेल प्रो न्यूक्लियस के नाम से भी जाना जाता है, इसे मेल प्रो न्यूक्लियस कहते हैं बच्चों, ठीक है। फिर क्या होता है, नर पूर्व केंद्रक तथा मादा पूर्व केंद्रक एक निश्चित पथ द्वारा एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और इस पथ को क्या बोलते हैं, इसे निषेचन पथ या फर्टिलाइजेशन पथ कहते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है जो आज मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को एक दो बार अच्छे से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है, पढ़ते समय नोट्स बनाइए आप। और अगर आपको इस टॉपिक को और अच्छे से समझना है तो इससे आप पुराने वाले वीडियो भी जरूर देखिए, क्योंकि उसके अंदर ही तो ये राज बताया गया है कि ये सेकेंडरी oocyte क्या होता है, प्राइमरी oocyte क्या होता है, ठीक है। तो सभी को थैंक यू, सभी को राधे राधे।